मल्टीपल ब्रांड के तमाम तर कपड़े बिल्कुल मुनासिब दामों में, वो भी हमारे अपने शहर मालेगांव में। पता याद रखें, प्रिंस बिल्डिंग मटेरियल के बिल्कुल सामने, इफ्तिकार जमात खाना, AK ब्रांड हाउस, ओल्ड आगरा रोड, मालेगांव। एक बार जरूर आइए। कि जायज़ा कमेटी की मीटिंग हुई, SIT की जो कार्रवाई चल रही है उसका पूरा जायज़ा लिया गया। और अभी मुझसे पहले आप लोगों को मुस्तकीम डिग्रेटी साहब और एडवोकेट तौसीफ साहब ने तफसील बताई। बहरहाल रमज़ान महीना चल रहा है और उसके बावजूद भी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी मुकम्मल तौर पर डिफेंस करने का काम हम लोग कर रहे हैं। SIT की जो इंक्वायरी चल रही है और जो दोनों FIR छावनी पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल है, या वो कर्मचारी हो गवर्नमेंट के या अर्जदार हो, जिन जिन लोगों पर FIR हुई आज तक, इससे पहले भी मैंने कहा, आज दोबारा बोल रहा हूं कि SIT और पुलिस जो इंक्वायरी कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दबाव में मुकम्मल तौर पर काम कर रही है। और हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है, हम संविधान को मानने वाले हैं और न्यायपालिका पे यानी कोर्ट पर हमको पूरा भरोसा और विश्वास है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ हमारे वकील डिफेंस कर रहे हैं मुकामी कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन दूसरी तरफ से सरकारी वकील, चाहे वो मुंबई हाई कोर्ट के अंदर हो, चाहे मालेगांव कोर्ट के अंदर हो, जो SIT की पुलिस की बाजू वहाँ पर रखने का काम कर रहे हैं, वो कोर्ट को मिसगाइड कर रहे हैं, दिशा भूल कर रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि ये रोहिंग्या मुसलमान हैं, ये बांग्लादेशी यहाँ पर रहते हैं, उन लोगों ने बनावटी कागज़ पत्र तैयार किए। इस तरीके का मिसगाइड किया जा रहा है और मैं पुलिस को उसका दोष नहीं देता हूँ, सरकार के दबाव में यह काम किया जा रहा है। और नहीं तो मेरा आज भी महाराष्ट्र सरकार को और SIT को, हमारा माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के तमाम ही जिम्मेदारान का ये चैलेंज है कि आप एक बता दो, एक क्या यहाँ पर बांग्लादेशी मिला, रोहिंग्या मिला, या कोई एक सबूत मिला, एक सबूत बता दो, एक कागज़ का टुकड़ा बता दो कि बांग्लादेशी का ये सबूत हमको मिला। एक भी सबूत नहीं मिला, लेकिन मिसगाइड कर कर नेशनल सिक्योरिटी का मसला पैदा किया जा रहा है जानबूझकर, और मालेगांव शहर को बदनाम किया जा रहा है। इसके लिए हमारी जो लाएमल तैयार किया गया है लीगल सेल ने और हम लोगों ने मिलकर, उसके ऊपर जो अभी आपके सामने बात आ गई कि चार्जशीट के बाद हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे ज़मानत की। लेकिन अब रमज़ान भी इंशाल्लाह ख़त्म होगा, ईद आएगी, ईद के बाद हम लोग सब फ्री रहने वाले हैं और उसके बाद हम लोग ये तहरीक को और सख्त कर सकते हैं। हमको फ़ैसला लेने पर मजबूर किया जा रहा है और जो भी फ़ैसला हम लेंगे, हम लोग जमहूरी तौर पर किस तरीके से किस रास्ते पर जाना चाहिए उसकी हमारी अपनी तैयारी होगी। सुप्रीम कोर्ट तक, लेकिन ऐसा ये है कि जहाँ पे आवाज़ उठनी चाहिए थी वहाँ पे आवाज़ नहीं उठ रही है, या जिस लीडर के पास पहुँचना चाहिए था वहाँ तक हम नहीं पहुँच पा रहे, और उसीलिए 2 खवातीन होगी, कल की एक तीसरी खवातीन अंदर है। तो क्या कमी लग रही है आपको, किसकी वजह से? नहीं, बात ऐसी है, मुस्तकीम साहब ने कहा कि शहर को सोचना चाहिए। मैं भी यही बोलना चाहता हूँ कि मालेगांव शहर की आवाम को
संजीदा लोगों को और मिली तंजीमों को सोचना चाहिए कि जो नुमाइंदा चुनकर दिया गया इस शहर की आवाम ने, वो नुमाइंदा वहाँ जाकर क्या करता है, क्या करता है, ये सोचना चाहिए। ये नुमाइंदा मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हो चुके हैं। इससे पहले भी नाकाम थे, आज भी नाकाम है, और हमको उम्मीद नहीं है। इसके लिए हमारा प्लेटफार्म जो है ये मजबूती के साथ हम लोग लड़ने का काम करेंगे। साहब, आप बोल रहे हैं कि शहर को सोचना चाहिए, सांप निकल गया लाठी पीटेंगे, अब ऐसा मामला हो गया है। एमएलए की कारकर्दगी पहले भी नाकिस थी, अब भी है, मायूस कुन है, सब कुछ है, लेकिन इलेक्शन आता है फिर वोट उसको ही दे देते हैं। इस बारे में आप क्या बोलेंगे? शहर फैसला करता है ना, हम तो मांगते हैं हमको वोट दो। शहर फैसला करता है। हर वक्त ऐसा फैसला ऐसा है कि पीछे भी नाकाम थे, अभी नाकाम प्रो मैक्स हो गए वो। इस बार जो नाकामी है ये इससे पहले तो 5 साल की थी, ये 5-6 महीने में जो नाकामी दिख रही है। आप एक बात बताओ, सेशन चल रहा था, अगर ये सेशन में एक सवाल लगाते कि मालेगांव में कितने बांग्लादेशी निकले, बताओ, तो सरकार को कोई ना कोई जवाब देना पड़ता। अगर वो जवाब दिए होते तो वो कानूनी मदद के लिए भी इस्तेमाल हुआ होता, लेकिन अब वहाँ पर तो हम जाकर नहीं सवाल कर सकते। जिसको जो जिम्मेदारी है, बोलने का मतलब यह है कि कई रास्ते कानूनी भी तहरीक से और दूसरे चैनल से निकाले जाते, मगर यहाँ पर ऐसा हो गया कि उनको मालेगांव की आवाम से कुछ लेना देना नहीं। जिस आदमी को औरतें जेल में हैं इसकी फिक्र नहीं है, उससे आगे हमको कुछ बोलना ही नहीं है। हर मामला नागपुर में जो वायलेंस हुआ है उसके तार भी मतलब मालेगांव से जोड़े जा रहे हैं, तो मालेगांव मतलब इतना अब ये हो गया है कि हर मामले में मालेगांव को इन्वॉल्व किया जा रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जो नागपुर फसाद के ताल्लुक से जो प्रेस ली, मैंने भी सुना हूँ, उन्होंने कहा कि मालेगांव शहर के अंदर कुछ छोटी छोटी पार्टियां मदद कर रही है, ऐसा कुछ उनका स्टेटमेंट है, और यहाँ से उसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब और राज्य के गृह डिपार्टमेंट से के पास अगर मालेगांव शहर की आवाम या हमारे जैसे लीडरान, ये छोटी मोटी पार्टियां हमारी जो है, या हम लोग जो काम करते हैं, आवाम की मदद करते हैं, अगर नागपुर के ताल्लुक से अगर कोई सबूत होगा या कोई हमारा राब्ता होगा, कोई कांटेक्ट होगा, कोई उनके साथ का फ़ोटो होगा, या हमारा कुछ भी सबूत अगर होगा, तो उन्होंने बिल्कुल पेश करना चाहिए, लेकिन गुमराह नहीं करना चाहिए और मालेगांव को बदनाम नहीं करना चाहिए। पीछे आमदार साहब को एक खिताब मिला था, ये साहब एमएलए थे, डंडी मार आमदार, अब आप आज दे रहे हैं डेंगे मार आमदार, ऐसा बोल सकते हैं? निजी महफिलों में डेंगे मार आमदार, और मालेगांव तो जब से आमदार बने हैं पीछे भी और अभी भी गरीब की जोरू हो गई है। कोई भी आके मालेगांव की मार के अब आगे तुम कुछ भी समझो, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे रमजान महीने में थोड़ा डेंगे अच्छा, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी अपने लॉयर खड़े कर रही है। शहर की एक दीनी तंजीम ने भी कहा था कि हम भी अपनी तरफ से जो है वकला की जमात खड़ी करेंगे। क्या उनकी तरफ से भी इस मामले को लेकर अदालत में? उनका मकसद सिर्फ रमजान महीने में चंदा जमा करना था, और वही कोशिश में वो लगे हैं। वकील खड़ा करना मकसद था नहीं, चंदा जमा करना जो मकसद था वो कोशिश कर रहे हैं। और हमारा आज भी इल्ज़ाम यही है कि वो दीनी तंजीम सिर्फ़ और सिर्फ अपना सियासी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करती है। इसलिए ऐसी दीनी तंजीम जो अपना पैसा सियासत में इस्तेमाल करे, अपना दफ्तर सियासत में इस्तेमाल करे, अपने लोगों को सियासत में इस्तेमाल करे, ऐसी तंजीम को चंदा ना दे। क्योंकि अभी बहुत कोशिश कर रहे हैं सबे कद्र का हवाला देकर, दूसरा हवाला देकर। उनका मकसद वकील खड़ा करना होता तो अभी तक कोई ना कोई एक कोशिश की गई होती, 2-4 वकील को बैठाया गया होता, हाईकोर्ट गए होते, कुछ तो किए होते। आज तक जो एमएलए जो लोगों को लाया जा रहा है पकड़ के, उनके लिए कोर्ट में आकर झूठे आंसू नहीं जो एमएलए बता सका, जो जमात बता सकी। सिर्फ चंदा लेना मकसद था। रमजान महीने में वो काम वो बराबर कर रहे। कहने का मतलब ये कि 12 नवंबर मामले में जो रोल पहले था वही रोल अभी भी है। उस वक्त भी मकसद चंदा ही लेना था, आज भी मकसद चंदा ही लेना है। हमको लाख मुखालफत के बाद भी हमारे चंदे में कोई फर्क नहीं पड़ा।
बहरहाल हमारी दुआ है कि तंजीम अच्छे चले, लेकिन ये अपील भी है कि कम से कम कभी ज़िंदगी के अंदर हिसाब नहीं दिए कितना चंदा आता। उम्मीद है कि चांद रात के दिन डिक्लेयर कर देंगे कि इतना चंदा जमा हुआ, उसका फिगर आवाम को बता देंगे। जोर तो नहीं पड़ रहा हाई कोर्ट में? देखिए, हाईकोर्ट में जब वकला जो थे निवृत्ति बागुल के और खालिद अख्तर के, जिस वक्त हाईकोर्ट ये फाइंडिंग दे रहा था उस वक्त उन्होंने खड़े होकर ऑब्जेक्शन भी दिया। वहाँ पर जो है सोनी पुलिस स्टेशन के पीआई भी थे, उन्होंने ये सबमिशन भी किया कोर्ट को कि एसआईटी में भी अभी तक कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला और इन्वेस्टिगेशन पेपर तो कोर्ट के सामने थे, इसमें भी ऐसा कोई एविडेंस नहीं आया कि बांग्लादेशी है। लेकिन अब हाईकोर्ट है, कोर्ट ने जो फैसला दिया वो फैसला है। तो अब क्या ईद के बाद काजी और कानूनी लड़ाई के साथ साथ ज़मीन पर उतरने की भी कोई तैयारी? बिल्कुल, इंशाल्लाह ईद के बाद एक बड़ी मीटिंग लेकर डिफेंस कमेटी आइंदे का लाइमल तैयार करेंगी और ज़रूरत पड़ने के ऊपर सभी रास्ते इस्तेमाल किए जाएंगे पुरअमन तरीके से। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए ली जा रही है कि जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है और जो लोग जेल में हैं, यहाँ तक कि 2 ख़वातीन 1 फरवरी से जेल में हैं। उसके बाद कल एक कारपोरेशन की मुलाजमा जिसका 3 महीने का बच्चा है, 2 साल की बड़ी लड़की है, दूध पीता बच्चा है, उसको भी आरोपी बनाकर जेल में डाल दिया गया। और आगे भी हमको ऐसा लग रहा है कि ये मामला और भी संगीन होता जाएगा, क्योंकि नागपुर का वाक़या होने के बाद कोई भी मामला हो रहा है तो मालेगांव को खींचा जाता और उसमें कार्रवाई सख्त से सख्त हो रही है। और जिन लोगों की बेल एप्लीकेशन की बात हमने पीछे की थी कि हम उनके बेल रखने वाले हैं, उस मामले में एंटीसिपेटरी बेल एडवोकेट खालिद यूसुफ और बाल किल्ला अले बागुल की हाईकोर्ट में रखी गई थी। जो हाईकोर्ट की फाइंडिंग आई उस पर एडवोकेट तौसीफ वकील आपको बताएंगे, मगर हालात ऐसे नहीं दिख रहे हैं कि किसी की बेल ईद से पहले मुमकिन है। इसलिए जो भी लोग बंद हैं, हम उन लोगों को पर्सनली भी बोले हैं कि वो ईद के त्यौहार सबसे बड़ा त्यौहार है मुसलमानों का, तो जेल में अपने रिश्तेदार जिनके जो भी लोग हैं उनके कपड़े और दूसरे इंतजामात जो हैं वो उनके कर दें। और 31 जनवरी को पहली एफआईआर हुई थी 40 नंबर की, फिर 16 फरवरी को दूसरी एफआईआर हुई थी। करीब करीब 40 लोग आरोपी हैं और 22 से 23 लोग अब तक जेल में बंद हैं। इन लोगों की बेल वकला के मशवरे से ऐसा तय हुआ है कि कहीं से हमको कोई मौका ऐसा नहीं दिखता कि चार्जशीट से पहले इनकी बेल हो पाएंगी। 90 दिन में चार्जशीट फाइल होने वाली है। ईद के बाद करीब करीब महीना भर भी नहीं बचेगा। तो अब हम लोगों की सारी कोशिश ये है कि चार्जशीट जैसे ही दाखिल हो और चार्जशीट को आधार बनाकर सबकी बेल एप्लीकेशन दाखिल किया जाए, क्योंकि चार्जशीट के बाद सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है कि कौन बांग्लादेशी है, कौन रोहिंग्या है, किसके ऊपर क्या इल्ज़ाम है, किसके क्या पेपर फॉल्ट है। सबके अलग अलग मामलात हैं, क्योंकि इसमें कोई सरकारी मुलाजिम है, कोई कारपोरेशन का सरकारी मुलाजिम है, कोई तहसील का सरकारी मुलाजिम है, कोई अरीजादार है, कोई एजेंट है। तो सबकी सिचुएशन अलग अलग है, सबके जो भी उनके ऊपर इल्ज़ामात है वो अलग अलग है। और सब लोगों का एक साथ मामला, कोई हाई कोर्ट जा रहा है, कोई यहाँ पर है। तो ये सारे मामलात को देखते हुए ये तय किया है कि चार्जशीट के बाद बेल रखेंगे। हमको पूरी उम्मीद है कि अरीजेदार की बेल तो फ़ौरन हो जाएंगी चार्जशीट के बाद, और बकिया लोगों के लिए भी हम कोशिश यही कर रहे हैं कि चार्जशीट के बाद सबकी बेल हो जाए। और जो हालात सबके सामने हैं वो आपको दिख रहा है, सेशन चल रहा है, मगर जिस तरीके से एक एमएलए की नुमाइंदगी सेशन में होना चाहिए थी, या जिस तरीके से उन्होंने बड़े लीडरान से मिलने की कोशिश उनकी होना चाहिए थी, वो कहीं से सेशन का आखिरी वक्त चल रहा है। अभी तक शहरियान को कहीं से भी नज़र नहीं आया कि एमएलए ने इतने संगीन मामले में, आज शहर का सबसे संगीन मामला जिसमें औरतें जेल में हैं, ऐसे मामले में भी उन्होंने कुछ नहीं किया। और सवाल ऐसे ऐसे लगाए जिनका कोई मालेगांव से ताल्लुक़ नहीं आता। इसलिए हम यही कोशिश कर रहे हैं कि मालेगांव माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के किसी भी तरीके से
जो जेल में बंद है उनके लिए राहत जल्द से जल्द हो जाए, और जो लोगों के ऊपर कार्रवाई होने वाली है ऐसा लगता है उनकी हम किस तरीके से मदद कर सके, उस पर हमारी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मीटिंग भी हुई। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी भी किसी तरीके से मदद हो, मगर मालेगांव शहर और मालेगांव की आवाम को ये सोचना पड़ेगा कि मालेगांव का नुमाइंदा पूरा महीने भर का सेशन, इतना बड़ा सेशन बजट अजलास होने के बाद उन्होंने मालेगांव के ताल्लुक से ना किसी मिनिस्टर से मिले, ना असम्बली अजलास में कोई बात बोले। हमेशा की आदत की तरह निजी महफिलों में फेकम फाक करने की जो उनकी आदत है कि मेरी मुख्यमंत्री से बातचीत हो गई, अब किसी को जेल में नहीं डाला जाएगा, इस तरह की डींगे अपनी निजी महफिल में वो मारते रहे। कुछ मीडिया पत्रकारों को भी इस तरीके की बात बोले जो कहीं ना कहीं शहरियान का मजाक उड़ाने जैसा है कि आप कोई कोशिश नहीं करते। ना ही इन्होंने कोर्ट में कोई कोशिश की, ना वकील के पास कोई कोशिश की, ना जो लोग बंद है उनसे मिलकर उनको कोई तसल्ली देने का काम किया। ऐसा नुमाइंदा मालेगांव शहर का तारीख में नहीं मिलेगा। मालेगांव की तारीख में कई नुमाइंदे गुजरे, मगर जिस तरीके का रवैया इनका है कि मालेगांव की आवाम को बिल्कुल छोड़ दिया जाए, हम ऐसे नुमाइंदे की मजम्मत करते हैं कि रमज़ान जैसे त्यौहार पर औरतें जेल जा रही है, उसके बाद भी वो खामोश बैठे हुए हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट में खालिद अख्तर मोहम्मद यूसुफ और निवृत्ति एकनाथ बागुल, जिनके एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन नंबर 562/2025 और 590/2025 था, ये दोनों की ज़मानत 10 मार्च 2025 को जस्टिस राजेश पाटिल की कोर्ट ने रिजेक्ट की है। उस बेल एप्लीकेशन में कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन आए हैं जो अभी तक के छावनी पुलिस स्टेशन के दोनों गुना नंबर 40 और गुना नंबर 51 और यहाँ तक के एसआईटी की जो इंक्वायरी चल रही है उसमें भी अभी तक ये ऐसा कोई डॉक्यूमेंट या ऐसा कोई भी एविडेंस पुलिस को नहीं मिला कि कोई बांग्लादेशी है। लेकिन उसमें जो है वहाँ पर जो सरकारी वकील है, जो स्पेशल अपॉइंटमेंट हुआ है, और जो महाराष्ट्र के चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, उन्होंने वहाँ हाईकोर्ट को मिसलीड किया है। और वहाँ पर हाईकोर्ट ने जो है आखिरी पैराग्राफ में जो ऑब्जर्वेशन दिया है उसमें कोर्ट का ऐसा बोलना है कि जो लोग पकड़े गए हैं वो बांग्लादेशी है और उन्होंने हिंदुस्तान में रहते हुए कुछ लोगों की मदद से बोगस डॉक्यूमेंट बनाए और उससे वो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के जो है फैसिलिटीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ तक कि उन्होंने इलेक्शन कार्ड भी बनाए हैं। और मैटर बहुत सीरियस है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए दोनों को एंटीसिपेटरी बेल देते नहीं आती, ऐसा बोल के कोर्ट ने रिजेक्ट किया है। और वहाँ पर अगर आप देखेंगे उस ऑर्डर में तो सरकारी वकील की तरफ से ये बताया गया है कि जो लोग अरेस्ट हुए हैं वो बांग्लादेशी है और उन्होंने यहाँ पर जो है मैनेज करके, चाहे पैसों के तौर पर या किसी भी तरीके से मैनेज किया और बोगस डॉक्यूमेंट बनाए हैं। इसके लिए अब हम यहाँ पर बेल किसी के दाखिल नहीं कर सकते, क्योंकि हाईकोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन रहता वो सेशन कोर्ट या जो सीजेएम कोर्ट है या जेएमएफसी कोर्ट है उस पर बाइंडिंग रहता है। अगर हम अभी चार्जशीट से पहले किसी की ज़मानत दाखिल करते तो हमारे पास सिर्फ एफआईआर और रिमांड रिपोर्ट रहती है। तो ये ऑब्जर्वेशन होने की वजह से मालेगांव सेशन कोर्ट में एकनाथ बागुल जो है बाले किला वाले, उनके दूसरा जो CR है 51 नंबर, उसमें एंटीसिपेटरी बेल सेशन कोर्ट ने रिजेक्ट किया है। और सेशन कोर्ट ने भी ये हाईकोर्ट की जो फाइंडिंग थी उसको उसके अंदर ऑब्जर्व किया है। इसके लिए हम ये जो ऑर्डर को है हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। और अभी हमारी मालूमात के मुताबिक जो निवृत्ति एकनाथ बागुल है उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है। और हम खालिद अख्तर मोहम्मद यूसुफ की तरफ से भी एक अरीज़ा सुप्रीम कोर्ट में बहुत जल्द दाखिल कर रहे हैं कि जो ऑब्जर्वेशन आया है हाईकोर्ट का, वो ऑब्जर्वेशन जो है मिसलीड करके बताया गया है और अभी तक ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट मिला नहीं है। इसके लिए ये ऑब्जर्वेशन को डिलीट कर दिया जाए।